हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज 12वें दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। किसी पर्सनल रीज़न से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट ऐसा नहीं था कि आप सोच रहे हो मैं वीडियो नहीं डालूंगा या चैनल मैंने बंद करूंगा। ऐसे कुछ नहीं, कुछ मैसेजेस मुझे बीच में आए कुछ लोगों के, मलिक भाई आपकी वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहे, तो कुछ पर्सनल रीज़न भी होते हैं। लेकिन आज मुद्दा उठा है मेरे सामने एक चीज़ का कि क्या कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्या कोई एजेंसी या कोई बंदा आपको बोल सकता है कि मैं 100% वीज़ा अप्रूवल या 100% वर्क परमिट दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई वर्क परमिट की गारंटी क्या कोई एजेंसी दे सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा नहीं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। कोई भी बंदा अगर बोलता है कि मैं आपको 100% वर्क परमिट दूंगा, तो या तो उसे कानून की मालूमात नहीं है, या उसे उस गवर्नमेंट के बारे में पता नहीं है, या पॉलिसीज वो नहीं जानता है। क्योंकि हर कोई डिपेंड करता है वहाँ के इमिग्रेशन लॉ के ऊपर। कंप्लाइंस इशू सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए डेजिग्नेशन कंट्री से, जब उनकी इमिग्रेशन अथॉरिटी को लगेगा। याद रखना वर्क परमिट भी में भी इमिग्रेशन अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है बहुत सारी चीज़ों में। एक्यूरेट डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ऐसा उन्हें लगता है कि आपने जो एप्लीकेशन किया है, आपने एप्लीकेशन जो किया है वो आपके पोजीशन के साथ मैच नहीं होता, तो उस केस में भी आपको वर्क परमिट नहीं देंगे। एम्प्लॉयर का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है कि एम्प्लॉयर कितनी तरीके से आपकी सपोर्ट करता है पीछे तरीके से, या एजेंसीज वहाँ पे कितनी स्पीड में काम करती है। क्या एम्प्लॉयर एलिजिबल है उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए कि नहीं। एम्प्लॉयर को चाहिए कार वाला बंदा, वो मांग रहा है ट्रक वाला बंदा। एम्प्लॉयर को चाहिए वेटर, वो मांग रहा है शेफ। एम्प्लॉयर को चाहिए बाइसाइकिल वाला, वो मांग रहा है कार वाला बंदा। ये सब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। याद रखना दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसीज कभी भी चेंज हो सकती है सडनली। जैसे पोलैंड में आज सडनली चेंज हुआ, पहले बहुत इजी था, अभी हर कुछ एम्प्लॉयर के थ्रू हो गया। पहले होता था कि एजेंसी इन्वॉल्व होती थी, और एजेंसी बहुत सारी एजेंसी ने खुद भी इंडिया से हो, यूएई से हो, सऊदी से हो, उन्होंने अपना लाइसेंस यहाँ खोल के वहाँ पे कंपनी खोल के वर्क परमिट निकाला और लोगों का वीज़ा अप्लाई किया, जहाँ पे लोगों को रिफ्यूजल मिला। अब यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मतलब एम्प्लॉयर के बिहाफ में कैसे होता है, आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझाता हूँ। मैंने एक बिजनेस खोला है टेक्निकल सर्विसेज का। अब मुझे उसमें 10 बंदे चाहिए, जिसमें एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, स्टील फैब्रिकेटर, कारपेंटर, ये सब बंदे चाहिए 10। और मैं उनसे मांग रहा हूँ एक बद्दा ही चीज़ है, मैं मांग रहा हूँ उनसे सेल्स मैनेजर, मैं उनसे मांग रहा प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं उनसे मांग रहा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मैं उनसे मांग रहा एम्प्लॉयज़। भाई अपने टेक्निकल कंपनी खोली है, आप मालिक हो, एक मैनेजर खोल के बाकी 8 बंदे आपको टेक्निकल मांगने हैं, तो आपको वीज़ा देते हैं। तो पॉलिसीज यहाँ पे बेकार हो जाती है। उसके अलावा आपकी बैकग्राउंड की चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब यूरोप के कंट्री ऐसी हो गई है, वेस्टर्न कंट्री, कि आपके बैकग्राउंड की चेकिंग आपको कभी ज़िंदगी में पता नहीं चलेगा आपको क्या चेक किया गया। आप कनाडा का वीज़ा कभी अप्लाई करो, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि भाई आपका ये चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक करो। आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड चेक के लिए एक बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो आपकी फाइल उनको दे देती है। पूछा जाता है कि भाई बंदे का बैकग्राउंड चेक करके आना। फॉर एग्जांपल अपने सीवी में डाला, मैंने नोकिया में 1.5 साल काम किया। जैसे मैंने 2005 से लेकर 6 तक मैंने नोकिया में काम किया, जेन्युइन काम किया। अब उनको अगर पता लगाना होगा कि भाई ये तबरेज़ मलिक क्या बंदा नोकिया में कभी काम किया था मुंबई में, तो पता लगाएंगे थर्ड पार्टी को, किसी को मतलब काम के थ्रू, जो वेरिफिकेशन बैकग्राउंड चेक करती है। बहुत सारे आजकल कंपनीज है, तो चेक करेगा। वहाँ पे मालूम पड़ा कि आपने जो सीवी में डाला था नोकिया का, वो जबकि आपने नोकिया में काम नहीं किया, आपने सैमसंग में काम किया, या आपने लेबर में काम किया, या आपने फलाना जिसमें भी काम किया, तो उस बैकग्राउंड के बेस पे भी आपको परमिट नहीं देंगे और आपका डिले करते जाएंगे। वो आपको कभी जिंदगी में पता नहीं चलेगा कि पीछे से आपकी परमिट डिले क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं दिए। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, सम कुछ कंट्री जिनकी लिमिट होती है कि भाई हम इतने साल में बुलाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पे इस वक्त अगर पोलैंड को या लिथुआनिया को, स्लोवाकिया को 10,000 लोगों की जरूरत है, और 10,000 से जगह 50,000 परमिट अप्लाई किया गया, तो परमिट को खाली होल्ड करेंगे, लेकिन रिलीज 10 लोगों का कर देंगे। बाकी 40,000 का जैसे जैसे उनको रिक्वायरमेंट होगा वैसे रिलीज करते जाएंगे, और वो पीछे देखा जाएगा डिले हो रहा है। तो जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बताई नहीं जाती कि भाई एनुअली हम 10,000 लोगों को बुलाएंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। गवर्नमेंट पीछे से अपना रिलीज करती जाएगी। हाँ भाई 10,000 परमिट रिलीज हो गया, कोई ना कोई बहाना मारेंगे, हाँ अंडर प्रोसेस है, ये है वो है। कंसल्टेंसी और एजेंसीज को गाइडेंस
प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे मैं प्रोवाइड करता हूँ कि भाई मैं आपके बिहाफ में डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, मैं आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे एजेंसी को दे दूंगा या अच्छे कंपनी को दूंगा। अब परमिट का देना ना देना गवर्नमेंट का काम है। अगर कोई गारंटी क्लेम करती है अप्रूवल की, तो वो आपको मिसलीड कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, सिंपल सी बात करूंगा। अब हम जो लोगों को बोलते हैं 4 से 5 महीने मिनिमम, 6 महीना मिनिमम, 8 महीना मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है भाई इतना मिनिमम हमको टाइम चाहिए जो हमको थर्ड कंट्री से बोला गया है। मैक्सिमम की वैल्यूएशन हम नहीं बता सकते, कभी कभी साल, 1.5 साल, इवन परमिट जब माल्टा का वर्क परमिट आया था हमारा भी 1.5-2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आया। तो इसमें सब्र करने वाली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते कि भाई बहुत सारे एजेंसीज वीज़ा अप्रूवल की गारंटी देते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे एजेंसी की होती है। जब वर्क परमिट का आप गारंटी नहीं हो सकता तो वर्क वीज़ा का अप्रूवल आप कैसे दे? क्योंकि सबसे पहले वीज़ा अप्रूवल जो डिसीजन है वो इमिग्रेशन अथॉरिटी की होती है, उस कंट्री की। मल्टीपल फैक्टर्स उनके अंदर। पहला फैक्टर पे बात करते हैं कि भाई एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीज़ा रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पर्पस ऑफ ट्रेवल, डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो वर्क वीज़ा अप्लाई करो तो जस्टिफिकेशन, पर्पस, इंटेंशन वर नॉट क्लियर। मतलब आपका जस्टिफिकेशन ही क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, किसी बांग्लादेशी भाई को एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तानी भाई को, किसी नेपाली भाई का एग्जांपल ले लेते हैं। बंदे का हर पोजीशन सही है, यहाँ भी काम कर रहा है, यूरोप में काम कर रहा है, वर्क वीज़ा पे है इतने सालों से, फिर भी गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये बंदा के इंटेंशन क्लियर नहीं है। इंटेंशन क्लियर का मतलब वो क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, ये एक इमिग्रेशन अथॉरिटी को हम रीड नहीं कर सकते पूरी तरीके से। वो जस्टिफिकेशन दिखा देते हैं कि भाई ये बंदे का जस्टिफिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब बंदा जो सोच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि भाई माल्टा या पोलैंड पहुंचेगा तो ये कहीं और भागने वाला प्लान में है, तो उनको जस्टिफिकेशन क्लियर नहीं होते। एक्यूरेसी एक डॉक्यूमेंट, एक्यूरेसी डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैं आपको सिंपली से बात समझाता हूँ। अगर मेरे पास कोई आता है, कई लोग आते हैं जिनका फाइल लेने से मैं मना कर देता हूँ, मुझे लगता है इनका फाइल सही नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट सही नहीं, मैं इनका डॉक्यूमेंट नहीं लेता हूँ। बोलो नहीं, आपका डॉक्यूमेंट में कमी है, ये मुझे डॉक्यूमेंट दोगे तो मैं बना के आपको दे सकता हूँ। तो ये होता है एक्यूरेसी डॉक्यूमेंट्स का मिसलीडिंग होना। मतलब अभी सिंपल सी माल्टा में इस वक्त डिक्लेरेशन प्रूफ ना ही कोई लगाए तो सबसे बेहतर है, लगाए ही नहीं। हाँ, आपके पास अगर ऐसा लगता है कि आप अप्रूवल क्या बोलते हैं, हाउसिंग अथॉरिटी, एकदम गवर्नमेंट का पेपर है आपके पास, तो एक बार को चांस लो। होटल का पेपर है तो चांस लो, लेकिन डिक्लेरेशन का चांस मत लो। फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, डॉक्यूमेंट किस सीरीज में लगाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट मिस्टेक है, क्या उसमें बहुत सारे में पासपोर्ट मिस्टेक होता है, किसी में कुछ मिस्टेक होता है, वहाँ हम चेक करके बोलते हैं हाँ अब हम फाइल लेंगे। इवन फाइल लेने के लिए हम लोगों का डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो एक्यूरेसी डॉक्यूमेंट की वजह से भी वीज़ा रिफ्यूजल हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने ज़रूरी हैं दोस्त। इनविटेशन सही है कि नहीं, डिक्लेरेशन हाउसिंग सही है कि नहीं, होटल सही है कि नहीं, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगे हैं कि नहीं। अब उस चक्कर में कभी हमें ब्लेम करने की जरूरत नहीं, हम प्रॉपर, हमको लगता है डॉक्यूमेंट सही है तो हम काम करते, वरना हम नहीं करते। अब कंसलेट और इंटरव्यू के ऊपर आते। एक बंदा है, मैं आपको नाम नहीं बोल सकता, मेरा ही कैंडिडेट है, उसका 2 रिफ्यूजल हुआ। पहली बार हुआ जस्टिफिकेशन या इंटेंशन नॉट क्लियर की वजह से, फिर भी हमने उसको क्या बोला, रीट्राई करो। रीट्राई करने के बाद उसने रीट्राई किया, उसने बाकायदा एम्बेसी का इंटरव्यू झेला है, इंटरव्यू दिया है। अब इंटरव्यू देते समय शायद होता है ना भाई, एम्बेसी कॉन्सुलेट को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लगाओ ये बंदा का इंटेंशन सही नहीं है, बंदा इंग्लिश सही, इंग्लिश भी अच्छे होने के बाद भी जरूरी नहीं कि आपकी फटाफट इंग्लिश हो तो आपको वीज़ा दे देंगे। जरूरी नहीं कि बहुत कम इंग्लिश तो आपको वीज़ा नहीं देंगे। कई ऐसे लोग जिसको वीज़ा नहीं इंग्लिश आती उसको भी। मेरा एक बंदा है जो पोलैंड में उसको ट्रांसफ़र किया है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, रेहान मैदाम का, पोलैंड में काम कर रहा बंदा, अच्छे से काम कर रहा है। वो बंदा दूसरी बार में गया है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। अब उसका जब रिफ्यूजल होने के बाद भी इशू क्रिएट कर रहा है, बोलता है बंदा नहीं मेरा वीज़ा रिफ्यूज हुआ है तो ये है वो है। भाई देखो, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट पहली बार किया गया, रिफ्यूज़ किया गवर्नमेंट ने, हमने सेकेंड टाइम किया, तुम्हारा रिफ्यूज़ किया, तुम्हारे इंटरव्यू तुम नहीं देके रिफ्यूज़ किया, मतलब तुम्हारे इंटरव्यू देने के बाद भी अगर तुम्हारा रिफ्यूजल हुआ है तो सोचो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी उल्टे सुल्टे बातें करना, गंदे तरीके से मैसेजेस करना, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमने आपका काम प्रॉपर तरीके से किया है। उसके बाद और क्या रीज़न होता है वीज़ा रिफ्यूज़ल के ऊपर, कंट्री स्पेसिफिक रूल। सम कंट्रीज़ के एक स्ट्रिक्ट रूल है, एक सर्टेन क्राइटेरिया वीज़ा टाइप्स के। आपको उनको लगा कि भाई बंदा ना वर्क वीज़ा से ये विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, कुछ गेम है, ये घूमने के तरीके से नहीं जा रहा है, या ये बंदा अच्छा काम कर रहा है इंडिया में या दुबई में अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सैलरी कमा रहा है, बहुत बड़ी सैलरी कमा के फिर माल्टा में 1000 यूरो में क्यों जाना चाहता है, उस कंडीशन में भी आपका रिफ्यूजल करते हैं। अब यहाँ बैकग्राउंड चेकिंग, मैं आपको जैसे बोला ना कि ऐसा मत सोचिए कि वर्क परमिट में बैकग्राउंड आपका चेक किया गया तो वर्क वीज़ा पे बैकग्राउंड चेक नहीं होगा। वर्क वीज़ा पे भी बैकग्राउंड चेक होगा कि क्या इसने कभी
ऐसे जगह फेक डॉक्यूमेंट लगाए थे जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ, या इसका वीज़ा का रिफ्यूज़ल हुआ तो क्या कारण से हुआ था, या इसने कोई ऐसा फालतू डॉक्यूमेंट लगाए थे, या एजुकेशन इसका सही था क्या। एजुकेशन भी चेक करते हो लोग, कभी कभी जो होता है ना एजुकेशन सही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, पासपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट, ये सब बैकग्राउंड चेकिंग होता है। फिर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती है, कंट्री के एक इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होते हैं, और कोटा का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है कि हाँ इस वक्त हमें इतने ही लोगों को बुलाना है, इतने, ये आपको हमको कभी पता नहीं चलेगा कि भाई इतने लोगों को बुलाना था तो इतना वीज़ा दिए, इतने वीज़ा नहीं दिए, ये किसी को पता नहीं चलेगा, एम्प्लॉयर को भी नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ पता चलता है जैसे देश के इंटरनल मैटर। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, बड़े बड़े जो हमारे सिक्योरिटी जो हैंडल करते हैं कंट्रीज़ के, वो क्या काम कर रहे हैं किसी को मालूम पड़ता है। आजकल आप बहुत सारे इंटरव्यूज देख रहे हो, अरुण बिस्ट का जो भी इंटरव्यू बताते हैं बाकायदा इतनी सारी चीज़ें बताते हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिसी जो हम लोग को समझ में नहीं आएगी। तो वर्क वीज़ा का अगर कोई गारंटी बोलता है तो झूठ बोल रहा है। कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपका वर्क वीज़ा की गारंटी, वर्क परमिट की गारंटी दे रही है तो उसको रूल नहीं मालूम है। कंसल्टेंसी आपके डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकती है, आपको गाइडेंस दे सकती है, आपके चांसेस ऑफ एरर को कम कर सकती है, बट आपको इन्फ्लुएंस या डिसीजन नहीं बोल सकती कि हाँ आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि आपको गारंटी ऑफ वीज़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तरह से फ्रॉड बोला सकता है। अगर कोई बोलता है कि मैं वर्क वीज़ा आपको दिला सकता हूँ तो ये तरह का फ्रॉड है। इस तरह का कंसल्टेंसी सर्विस हॉनेस्ट नहीं हो सकता। हॉनेस्टी होता है कि सीधा बोलना कि भाई वर्क परमिट और वर्क वीज़ा की गारंटी हमारी नहीं है, आपके बिहाफ में हाँ ये मानने वाली चीज़ है कि अगर आपका काम नहीं होता है, आपका एग्रीमेंट वैल्यू जो लिखा हुआ है, अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया तो प्रॉपर तरीके से आपको एग्रीमेंट साइन करने के लिए पढ़ना है। आपको नहीं लग रहा है इस कंट्री के इस कंसल्टेंसी के थ्रू जाना है तो आप मत जाओ, बट आप रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ो, पॉलिसीज को पढ़ो। अब कई वीडियोस में आजकल बहुत देखता हूँ कि भाई ये फ्रॉड, भाई दुनिया में अगर हर बंदा फ्रॉड है तो यूरोप में बंदे कौन काम कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, कौन काम कर रहा है? बहुत सारे लोग लिखते हैं कि भाई आपके पास लाइसेंस है क्या ये काम करने का? मेरा भाई सिंपल सी बात है, हम देते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। हमारा काम है आपके डॉक्यूमेंट को लेना और एक एजेंसी को देना कि भाई इस बंदे को काम चाहिए, ये इसके डॉक्यूमेंट, आप तुम्हारे पास काम है क्या? वो कंपनी तुमको जॉब देती है, वो कंट्री तुमको वर्क परमिट देती है, वो इमिग्रेशन कंट्री जो है तो वो तुमको वीज़ा देती है। यहाँ पे हमारा काम होता है एक कंट्री के डॉक्यूमेंट को एक कंपनी में जाओ जो जॉब दे रहे उसके पास पहुँचाना, फिर उसके बाद पेपर वर्क करना, फिर उसका वीज़ा एप्लीकेशन करना। हमारा जो काम है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का है, हम कोई HR रिक्रूटमेंट कंपनीज नहीं है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी एजेंसीज आपको जॉब नहीं देती, जॉब देती उस कंट्री की एक कंपनी, वर्क वीज़ा देती उस कंट्री की एक बॉडी, जैसे यूएई की मोहरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इमिटराइजेशन। अगर आपके कंप्लेंट होता है, पैसे सैलरी नहीं मिलता है तो आप मोहरे के पास जाओगे, ना कि एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर को बोलोगे, एम्प्लॉयर अगर नहीं देगा तो मोहरे के पास जाओगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास जाओगे। अगर आपके वीज़ा में कुछ इश्यू होता है तो आपका एम्प्लॉयर मोहरे कुछ नहीं कर सकता। ये दो बॉडी, आपकी तीसरी बॉडी जो है इमिग्रेशन अथॉरिटी, GDRFA, ICP, ये आपकी इशू को क्रिएट करेगी। आपको अगर ट्रेवल बैन लगता है, आपको वीज़ा नहीं देता है तो आप इनके साथ फाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वीज़ा देने का काम थर्ड पार्टी की होती है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि जॉब कौन दे रहा है, परमिट कौन दे रहा है और आपको वीजा कौन दे रहा है। आप हर चीज के लिए एजेंसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। एजेंसीज का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट को एक एम्प्लॉयर के पास पहुंचाना, एम्प्लॉयर का काम होता है डॉक्यूमेंट को मोहरी के पास पहुंचाना। मोहरी अगर आपको डॉक्यूमेंट दे देती है तो एम्प्लॉयर इन दोनों को डॉक्यूमेंट को अटैच करके तीसरे जो बॉडीज है हमारी GDRFA, ICP, उसको देती है, तब जाके आपको वीजा मिलता है। उस कंट्री में घूम के आप इस एम्प्लॉयर पास काम कर पाते हो। इतनी लॉजिक से समझोगे दोस्तों तो क्लियर होगा। कभी कभी ये काम एक हफ्ते में होता है, कभी कभी काम 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 6 महीने भी लग सकता है। इस काम में भी यही होता है, इस काम में भी होता है। किसी के हाथ में कोई रिस्क नहीं। हाँ ये है कि आप इसको तो पुश कर पाते हो, लेकिन इसे और इस बॉडी को पुश करना इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा समझो दोस्तों, वर्क वीज़ा का देने का काम इमिग्रेशन अथॉरिटी का है, वर्क परमिट देने का काम एक बॉडीज का होता है, जॉब देने का काम उस कंट्री के उस कंपनी का होता है। हमारा या एजेंसीज का काम होता है आपके बिहाफ में एक सर्विसेज देना कि आपके डॉक्यूमेंट को सही जगह पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर लगता है कि वीडियो सही है,
मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी बंद हो चुकी है तो उस पर कोई फायदा नहीं है। मैंने नया ईमेल आईडी बनाया मैंने तबरेज मलिक DXB करके, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है मुझसे व्हाट्सएप पे पहुंचने का, +975649355584। दुबई के नंबर पे व्हाट्सअप करो, सबसे बेस्ट रास्ता है। मैसेज ड्रॉप करो, हम मैसेज लगे, या visasmalik@gmail में मेल करो दोस्तों, हम उस पर करेंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम से मैं फेडअप हो चुका हूँ, शायद मैं उसको सही तरीके से अब चलाऊंगी भी नहीं, कि 2 बार मेरा बंद हो चुका है, अब मुझे नहीं चलाना है। जितने लोग को रिपोर्ट करना है रिपोर्ट करो, जिनको जो करना है करो। मैं भी इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, इंस्टाग्राम मेरा पर्सनल चलेगा, और जो भी एड्स के थ्रू चलाऊंगा, बाकी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस शायद ही मैं उस पर डालूंगा। थैंक यू वेरी मच आप सबका।